हेलो गाइस, वेलकम टू लर्निंग पॉइंट। आज के हम इस वीडियो में सीटी 2020 के लिए इंग्लिश पेडागोगी का पार्ट सेकंड देखेंगे। इससे पहले मैंने पार्ट फर्स्ट आप पे करा दिया था और ये हमारी इंग्लिश पेडागोगी की एक मास्टर वीडियो की सीरीज चल रही है और जिसमें मैं आपको टोटल 5 वीडियोस में आपकी पूरी सीटी पेडागोगी कंप्लीट करा दूंगी और इसको बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। और अगर पिछला वाला नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजिए, वहाँ पर मैंने लिंक दी हुई है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। देखिए, लास्ट वीडियो मैंने आपको कई सारी जो हमारी लर्निंग स्किल्स होती हैं, यानी कि लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग, इन सभी के बारे में बताया था और आपको उसमें मैंने कई सारे जो सब स्किल्स होती हैं उनके बारे में बताया था, जैसे कि ओरल, ऑरल, इस टाइप से। आज हम पढ़ते हैं पार्ट्स ऑफ रीडिंग की। ठीक है, पार्ट्स ऑफ रीडिंग क्या है, यानी रीडिंग के कौन कौन से पार्ट्स हैं। तो रीडिंग हम दो तरह से करते हैं, एक स्कैनिंग और एक स्किमिंग। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आए हुए हैं, मैं सिर्फ आपको जो इम्पॉर्टेंट है, जो बिल्कुल लगता है कि एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा और इसके पहले भी पूछा गया है, वो ज़रूर मैं आपको पढ़ा रही हूँ, अच्छे से क्लियर कर रही हूँ। देखिए, स्कैनिंग का मतलब होता है इंटेंसिव। जैसे मैं आपको इंटेंसिव के बारे में बताया था। इंटेंसिव लर्निंग या इंटेंसिव रीडिंग का मतलब होता है बहुत ही फोकस्ड होकर पढ़े, यानी फोकस्ड ऑन एवरी वर्ड और मीनिंग। हम कुछ भी पढ़े उसके हर वर्ड, हर मीनिंग पर अगर हम फोकस होकर पढ़ रहे हैं, उसके हर चीज़ का हमें अंडरस्टैंड हो रहा है कि जो भी चीज़ लिखी हुई है, तो उसे हम इंटेंसिव रीडिंग बोलते हैं। तो स्कैनिंग होता है जैसे हम पेपर हैं। अब देखिए, पेपर पढ़ने के दो तरीके होते हैं। न्यूज़ पेपर जो होता है कि एक लोग जो अगर कोई कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहा है तो वो आदमी जो पेपर पढ़ता है तो उसको स्कैन करके पढ़ता है, मतलब हर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ों को देख के उस चीज़ का मतलब क्या है, वो कहाँ पे यूज़ होता है, ये सारी चीज़ों को वो पढ़ता है। लेकिन वही अगर कोई नॉर्मल पढ़ने वाला है जो डेली न्यूज़पेपर पढ़ता है, जो इतना ज़्यादा नहीं ध्यान देता है, तो वो क्या करता है, वो चीज़ें स्किप कर करके, जैसे उसे कोई बड़ी हेडिंग दिख रही है तो वो पढ़ ली, अब आगे थोड़ा छोड़ दिया, फिर यानी स्किप कर कर पढ़ता है, तो वो होता है स्किमिंग। स्कैनिंग का मतलब पूरा अच्छे से ऐसा पढ़ो कि पूरा अर्थ समझ में आ जाए, फोकस्ड होके, इंटेंसिव। और जबकि स्किमिंग का मतलब एक्सटेंसिव, यानी कि बहुत ज़्यादा फोकस में कि फटाफट चीज़ों को पढ़ लो, जल्दी जल्दी पढ़ लेना, स्किप करके पढ़ना। ठीक है, तो मतलब समझ गए आप स्कैनिंग और स्किमिंग का। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, लास्ट में आपको बहुत सारे मैंने मेथड्स भी पढ़ाए थे, तो उनमें से एक और आपका मेथड आप कह सकते हैं कि CLT, यानी कि कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग। अब कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग को हम बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं इंग्लिश में, यानी जब बच्चों को इंग्लिश लर्निंग कराते हैं तो हमारा मेन एक फोकस ये भी होता है कि हम कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा बच्चों के बीच में करें। तो इसमें वही कि हम इंटरेक्शन हो, ये वर्ड्स आपके पॉजिटिव वर्ड है एज अ पैडागोगी, जिसमें आपको आंसर टिक करने में हेल्प करेंगे। कि कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग में क्या होता है, इंटरेक्शन हो। हम कोशिश ही करते हैं बच्चों के बीच में इंटरेक्शन या कम्युनिकेशन रहे, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो। हम ऐसा जो डिस्कशन क्यों करवाते हैं या हमने कम्युनिकेशन इसलिए करते हैं, बच्चे एक दूसरे से बात करके, कम्युनिकेट करके प्रॉब्लम सॉल्व कर लें। फोर्स और कम्युनिकेशन हो जाता है, साथ ही ग्रुप वर्क को हम में काफ़ी प्रमोट करते हैं। रोल प्ले, अब देखिए ये आपके इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि कोई कहानी, कोई चीज़ हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, उसमें रोल प्ले वाला कि मैं ये बन जाता हूँ, ये सब चीज़ें, तो रोल प्ले भी हो गया। साथ ही लिंक आउटसाइड द वर्ड, साथ ही हमारी जो पढ़ाने का तरीका ये होता है कि बच्चों को उनके जो आउटसाइड वर्ड है, सिर्फ उनको बुक्स के यूज़ से मतलब ना पढ़ाकर हम उनके बाहरी जीवन यानी कि आउटसाइड वर्ड से लिंक करके पढ़ाए, चीज़ों को यानी कनेक्ट करके पढ़ाए। तो ये आपने पढ़ लिया कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग का मतलब, जिसका हमारे मतलब बच्चों को लर्न कराने में जो हेल्प करता है। अब हम टाइप्स ऑफ टेस्ट पढ़ेंगे, कई सारे टेस्ट होते हैं। आपने देखिए, मैं आपको हिंदी और इंग्लिश पेडागोगी के साथ में एक तरह से करा रही हूँ। सबसे पहले बात करते हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट, क्या इसे बोलते हैं निदानात्मक परीक्षण। और डायग्नोस्टिक टेस्ट कब किया जाता है, देखिए होता ये है कि हमने बच्चों को पूरा एक चीज़ें पढ़ा दी, अब उनका हमने टेस्ट लिया, टेस्ट लेने पर हुआ ये कि बच्चे कुछ उसमें पास हुए और कुछ फेल हो गए। अब हमें पता ये करना है कि जो बच्चे फेल हुए हैं तो उसके पीछे क्या कारण है। तो बस उसी कारण को जानने के लिए हम डायग्नोस्टिक टेस्ट करते हैं, यानी आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम्स ऑफ स्टूडेंट्स क्या प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करने के लिए हम डायग्नोस्टिक टेस्ट बोलते हैं। यही चीज़ अगर हम हिंदी में पढ़ते हैं तो निदानात्मक परीक्षण कब किया जाता है, हम बच्चों की जो त्रुटियां हैं या उनकी परेशानियां, उनकी प्रॉब्लम्स को, इनकी परेशानियों को जानने के लिए करते हैं। फिर उसके बाद सेकेंड है अचीवमेंट टेस्ट, यानी कि उपलब्धि परीक्षण। तो अचीवमेंट टेस्ट में ये होता है कि अब पढ़ाने के बाद देखिए सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले हमारा अचीवमेंट टेस्ट,
किया जाएगा, पढ़ाया। अब बच्चों ने क्या क्या अचीव किया कि पास हुए या फेल हुए। अब उनमें कमी क्या रही, फिर हमने किया डायग्नोस्टिक टेस्ट, जिससे पता चला कि उनमें क्या क्या कमी है। अब जब हमें कमियां पता चली गई तो फिर हम करेंगे तीसरा वाला टेस्ट यानी रेमेडियल टेस्ट। रेमेडियल टेस्ट यानी उपचारात्मक परीक्षा। इसमें क्या होगा, अब जब कमियां पता चली गई तो हम उस कमियों को दूर करेंगे, उसके मतलब रेमेडी उसकी सोचेंगे। तो वही दिया हुआ कि डायग्नोस्टिक टेस्ट के बाद मतलब अब उसके लिए क्या किया चाहिए, क्या सुधार किया चाहिए, तो वो सारी चीज़ें की जाती है रेमेडियल टेस्ट में। अब एक और होता है प्लेसमेंट टेस्ट। प्लेसमेंट टेस्ट का मतलब ये होता है कि ये थोड़ा इससे अलग टाइप का है कि जैसे कोई बच्चे का हम एडमिशन कर रहे हैं तो एडमिशन के समय में हम उससे कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं कि आपको ये पता है या ये नहीं पता, या फिर हम इसी को इस तरह से भी समझ सकते हैं कि कोई टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं तो उससे पहले हम बच्चों से कुछ चीज़ें पूछे ना, उनके जो प्रीवियस उनको जो नॉलेज है उससे पहले जानने की कोशिश करें और प्रीवियस नॉलेज से कनेक्ट करके हम चीज़ों को पढ़ाएं। तो वही चीज़ें इसमें दिया हुआ है कि टू इवैल्यूएट अ पर्सन्स प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज। अब देखिए दो मेथड, एक आपने पढ़ा होगा इंडक्टिव मेथड और एक होता है डिडक्टिव मेथड। इंडक्टिव मीन्स आगमन विधि और डिडक्टिव मीन्स निगमन विधि। डिडक्टिव मेथड के आप कह सकते हैं 3 स्टेप्स होते हैं, याद रखिएगा। इसकी स्टार्ट नहीं याद रखिए कि स्टार्ट कहाँ से होता है, लास्ट कहाँ से होता है। डिडक्टिव मेथड में सबसे पहले हम बच्चों को रूल्स पढ़ाते हैं, ठीक है, रूल्स या फॉर्मूलाज पढ़ाते हैं। नेक्स्ट हम एक्सपेरिमेंट कराते हैं या फिर एग्जाम्पल्स वगैरह देते हैं। एंड थर्ड में उनसे बच्चों को कंक्लूजन निकालते हैं। इस तरह से मतलब पढ़ाने का एक तरीका है। तो जो बेसिकली जो निगमन विधि या कह सकते हैं डिडक्टिव मेथड है, तो ये जो होता है हायर एजुकेशन ऐसे कह सकते हैं कि हम 8th क्लास के ऊपर वाले जो बच्चे होंगे हम प्राइमरी ना करके 6th to 8th क्लास तक के बच्चों को हम डिडक्टिव मेथड से पढ़ाते हैं। लेकिन जब प्राइमरी की बात करते हैं तो प्राइमरी हम इंडक्टिव मेथड यानी कि आगमन विधि से पढ़ाते हैं। तो आप हिंदी इंग्लिश दोनों पैडागोजी है, इसको याद रखिएगा। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं, अगर यही चीज़ आपने निगमन विधि में बोला जाता तो निगमन विधि में हम सबसे पहले नियम, फिर उसके बाद उदाहरण और फिर हमारा निकलता है निष्कर्ष। तो याद रखिएगा रूल्स, एक्सपेरिमेंट, कंक्लूजन, या फिर नियम, उदाहरण, निष्कर्ष, डिडक्टिव या फिर निगमन। अब हम बात करते हैं इंडक्टिव मेथड की। इंडक्टिव मेथड यानी आगमन विधि। इसमें अब सबसे पहले तो ये चीज़ आपको ये लिखा हुआ है कि यूज इन प्राइमरी लेवल, ये प्राइमरी लेवल में यूज़ होती है। अब इसके स्टेप्स है कि सबसे पहले इसमें क्या होता है, इसमें हम जैसे कि इंडक्टिव मेथड हमने रूल्स बच्चों को पढ़ाए, फिर हमने एग्जाम्पल्स या उनको थोड़ा एक्सपेरिमेंट करा दिया, फिर बाद में बताया कि बच्चों इसका ये होता है। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल आप ले लीजिए इंडक्टिव मेथड समझने के लिए, डिडक्टिव मेथड समझने के लिए जैसे कि बच्चों को हमें एरिया पढ़ाना है, तो एरिया हमने उनको पढ़ाने के लिए हमने क्या सबसे पहले उनको रूल बता दिया कि किसी हमारे स्क्वायर का जो एरिया होता है वो आर्म्स का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो अब क्या किया गया, फिर इसके बाद फिर आपको एग्जाम्पल लेते हैं कि आप इसमें पुट करिए और आंसर निकालिए। आप बच्चों ने उस पर एक्सपेरिमेंट किया और उससे कंक्लूजन निकाला, तो वो तो हमारा हो गया डिडक्टिव मेथड। अब हम पढ़ते हैं इंडक्टिव मेथड, ठीक है। तो इंडक्टिव मेथड में होगा कि सबसे पहले तो ये आपको पता है कि यूज़फुल इन प्राइमरी लेवल, ये प्राइमरी लेवल के लिए यूज़फुल होता है, जबकि जो हमारा डिडक्टिव होता है वो हमारे अपर प्राइमरी या सकते जूनियर के लिए होता है। अब इसके स्टार्टिंग क्या होती है, इंडक्टिव मेथड में सबसे पहले हम एग्जाम्पल्स पढ़ाएंगे। जैसे कि अगर हमें एरिया पढ़ाना है तो उसके लिए हमने पहले कुछ शेप्स पढ़ा दिए कि रेक्टेंगल है, ट्रायंगल है और इसका एरिया होता है, हर किसी चीज़ का एक एरिया होता है, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ा दी। देन उसके बाद हमने एनालिसिस किया, ऑब्जर्वेशन किया, फिर ऑब्जर्वेशन किया, उन बच्चों को वो शेप्स दिखा दिए। फिर 4th नंबर पे हमने जनरलाइजेशन किया यानी सामान्यीकरण किया। इसका मतलब ये हुआ कि हमने कुछ अब उसके लिए रूल्स हमने इसमें दिए। जनरलाइजेशन का मतलब उसको इस बच्चों को अब वो निकालेंगे कैसे, उसके लिए हमने उनको जनरलाइजेशन के लिए एक रूल्स बता दिए। देन एंड लास्ट में उनका वेरिफिकेशन या फिर इवैल्यूएशन या फिर टेस्ट हो गया, या बच्चों ने जब उसको सॉल्व कर लिया तो ये हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से जो हमारे इंडक्टिव मेथड के जो स्टेप्स हैं ये कंप्लीट हो जाते हैं। अब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जो हर बार आपसे पूछा जाता है कॉग्निटिव लेवल्स, ये आपने हिंदी में भी पढ़ा होगा या पेडागोगी में भी पढ़ा होगा, संज्ञानात्मक क्षेत्र के चरण। जो कॉग्निटिव लेवल्स होते हैं इसका आपको जो बेसिकली क्या सीक्वेंस याद रखना है। फर्स्ट होता है नॉलेज, देन अंडरस्टैंडिंग, देन एप्लीकेशन, देन एनालिसिस, देन सिंथेसिस
एंड द लास्ट इवैल्यूएशन, यानी ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। तो याद रखिएगा, हिंदी या फिर आपके पैडागोगी में भी आ सकता है, सीडीपी की पैडागोगी में भी आ सकता है, या फिर आपसे जो इंग्लिश में भी पूछे तो आपको इंग्लिश में याद रहना। ठीक है, एक बार और रिवाइज कर लीजिए, 2-3 बार इसको रिवाइज करिए या लिख के याद कर लीजिए अगर आपको याद नहीं होता है। नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस और इवैल्यूएशन। अब हम पढ़ते हैं। अब देखिए, एक क्वेश्चन आपसे सीटेट में अक्सर पूछा जाता है कि कॉन्टेंट एंड फंक्शन वर्ड्स क्या होते हैं। ठीक है, अब देखिए इससे हम सबसे पहले एग्जाम्पल से हम समझते हैं। जैसे कि कोई एग्जाम्पल दिया हुआ है कि मीरा एंड राधा आर गोइंग टू टेम्पल। तो इसमें अगर हम देखें तो मीरा और राधा को ऐसा कौन सा वर्ड है जो कनेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर अगर हम देखें जो एंड है जो मीरा और राधा को कनेक्ट कर रहा है, तो इस एंड को बोलते हैं फंक्शन वर्ड। जबकि एंड जिन वर्ड्स को, यानी कि जो फंक्शन वर्ड जिनको कनेक्ट करता है वो होते हैं हमारे कंटेंट वर्ड, यानी कि मीरा और राधा। तो आप समझ गए होंगे, यानी कंटेंट वर्ड का मतलब होता है कि जिन्हें कनेक्ट किया जाए वो कंटेंट वर्ड, और जिनसे कनेक्ट किया जाए जो वर्ड कनेक्ट करे तो वो होते हैं फंक्शन वर्ड। अब यहाँ पे एंड ही आपको हमेशा नहीं मिलेगा, आपको इससे कई सारी चीज़ एज वेल, जैसे कि मीरा एज वेल एज राधा, तो यह एज वेल एज जोड़ रहा है। अब ये जो हमारे फंक्शन वर्ड होते हैं ये प्रीपोजिशन भी हो सकते हैं या फिर हमारे कंजक्शन होते हैं। ठीक है, बेसिकली कंजक्शन होता है, समटाइम्स प्रीपोजिशन भी हो जाते हैं। तो आपको यहाँ बस आपको इतना याद रखना है कि जो वर्ड्स होंगे कनेक्ट करेंगे वो फंक्शन, और जो कनेक्ट होते हैं या मतलब जो फंक्शन वर्ड द्वारा कनेक्ट होते हैं तो वो होते हैं हमारे कंटेंट वर्ड। तो इससे हमारे कंटेंट और फंक्शन वर्ड्स कंप्लीट हो गया। अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। एक क्वेश्चन आया था, व्हाट इज स्क्रिबलिंग, यानी स्क्रिबलिंग इज रिलेटेड टू विच। जो स्क्रिबलिंग होता है राइटिंग से रिलेटेड। देखिए अब आपको 3 जगह आप कन्फ्यूज मत हो रही क्या, स्कैनिंग, स्क्रिबलिंग और स्किमिंग। स्कैनिंग का मतलब इंटेंसिव रीडिंग करना, बहुत ही फोकस्ड होके। स्किमिंग का मतलब होता है बहुत ही फटाफट या बहुत ही जल्दी जल्दी चीज़ों को पढ़ लेना। और स्क्रिबलिंग का मतलब होता है घसीट के लिखना, जैसे कि डॉक्टर्स लिखते हैं ना, बहुत ही 2-3 वर्ड्स लिखे फिर एकदम आगे बढ़ गए, 2-3 वर्ड्स लिखे आगे। तो जब घसीट के लिखते हैं ना, जैसे हम बोलते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में, तो उसे बोलते हैं स्क्रिबलिंग। तो स्क्रिबलिंग एक तरह से है तो वो राइटिंग के से रिलेटेड, तो इस तरह से स्क्रिबलिंग इज रिलेटेड टू राइटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज लैंग्वेज। लैंग्वेज जो होती है हमारी एक सोशल होती है, आर्बिट्रेरी होती है, इंस्ट्रक्शन होती है और सिंबॉलिक। कोई भी लैंग्वेज होगी उसमें सिंबल्स ही होते हैं। जैसे कि आप हिंदी में भी अब क्वेश्चन आ जाता है कि हमारी भाषा जो होती है प्रतीकात्मक होती है, यानी हर लैंग्वेज के हर कोई ना कोई सिंबल्स होते हैं, कोई ना कोई चिन्ह होते हैं जिससे हम समझ पाते हैं कि ये वाली लैंग्वेज है। जैसे कि इंग्लिश लेके इंग्लिश के वर्ड से इंग्लिश के जो सिंबल होते हैं हम समझ जाते हैं कि इंग्लिश की है, हिंदी के तो हिंदी से, या तमिल है तो तमिल में अलग टाइप के सिंबल्स होते हैं, तो हम लेकिन समझ जाते हैं कि ये इस लैंग्वेज की बात कर रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज डायलेक्ट। देखिए डायलेक्ट का मतलब होता है बोली, यानी कि जो लोकल लैंग्वेज है, किसी पर्टिकुलर एरिया की कोई अगर लैंग्वेज है तो उसे हम बोलते हैं डायलेक्ट। नेक्स्ट है, अब देखिए लैंग्वेज और डायलेक्ट की अगर बात करें, जो हमारी लैंग्वेज होती है इंस्टिंक्टिव होती है, जबकि डायलेक्ट जो होती है लैंग्वेज जो होती है इंस्टिंक्टिव नहीं होती है, जबकि डायलेक्ट हमारे इंस्टिंक्टिव होती है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है तो याद रखिएगा। इंस्टिंक्टिव से मतलब है हमारा नेचुरल, यानी कि जो हमारी लैंग्वेज होती है ये नेचुरली होती है, स्वाभाविक होती है, स्वाभाविक नहीं होती, सॉरी कंफ्यूज हो रहा है। तो जो लैंग्वेज जो होती है हमारी स्वाभाविक नहीं होती है, हमें लैंग्वेज सीखनी होती है, हमें प्रैक्टिस करनी होती है, ये सारी चीज़ें। लेकिन जो हमारी बोली होती है, हम जहाँ के रहने वाली बोली, वो जो बोलते हैं एक टोन आता है उधर का लहजा जिसे बोलते हैं, तो वो जो था वो हमारा स्वाभाविक होता है, वो अपना नेचुरली हमारे अंदर आ जाता है हम जहाँ रहते हैं। लेकिन लैंग्वेज जो होती है स्वाभाविक नहीं होती, हमें चीज़ों को सीखना पड़ता है, या बचपन में माँ बाप जो हमारे प्रैक्टिस कराते हैं उस लैंग्वेज की। फिर नेक्स्ट है व्हाट इज ट्रैवलॉग। ट्रैवलॉग का मतलब हिंदी में बोले तो यात्रा विवरण, यानी ट्रैवलॉग भी जो है इट इज़ अ जेनर ऑफ लिटरेचर। कोई भी साहित्य उसका ही एक रूप है, यानी कि लिटरेचर का एक जेनर है ट्रैवलॉग। अब देखिए लैंग्वेजेस के थोड़ा एक इंपॉर्टेंट नोट्स की हम बात कर लेते हैं। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो 8th शेड्यूल है इसमें 22 लैंग्वेजेस की बात की गई है। तो टोटल कितनी लैंग्वेजेस है, 22 लैंग्वेजेस है ऑफिशियल लैंग्वेजेस, और 8th शेड्यूल में है।
और लास्ट वीडियो आपको बताया था कि 1950 में जो हमारी हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज बनी थी, जबकि 1963 में एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश बनी थी। और जो हमारी इंग्लिश हिंदी है, तो हिंदी और उसकी जो स्क्रिप्ट है देवनागरी, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 343 में दिया हुआ है, तो आपको ये भी याद रखना है। साथ ही अगर स्क्रिप्ट की बात करें, स्क्रिप्ट का मतलब होता है लिपि, आप तो हिंदी में जानते होंगे। तो स्क्रिप्ट ऑफ हिंदी की स्क्रिप्ट क्या है? देवनागरी, सभी को पता है। और एंड द व्हाट इज़ द स्क्रिप्ट ऑफ इंग्लिश की जो स्क्रिप्ट होती है बेसिकली रोमन होती है, लेकिन कहीं बार आपको लैटिन भी देखने को मिल जाता है, लेकिन आपको रोमन बेसिकली याद रखना है कि इंग्लिश की स्क्रिप्ट क्या होती है? रोमन होती है। अब एक लास्ट पॉइंट कि वन लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ मैनर। हाँ, ये बात सही है। कोई भी लैंग्वेज है उसकी बहुत सारी बोली है, जैसे कि हिंदी, हम सब इंडिया में हिंदी बोलते हैं। जैसे यूपी आप देख लीजिए, तो यूपी में हम सब लोग हिंदी बोलते हैं, ठीक है। लेकिन अलग अलग जगह की बोली अलग अलग होती है, इनकी जो डायलेक्ट होती है वो सब जगह अलग अलग होती है। तो कह सकते हैं कि वन लैंग्वेज यानी एक ही लैंग्वेज की बहुत सारी डायलेक्ट्स हो सकती हैं। तो सर हमारा जो आज के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इम्पॉर्टेंट मास्टर वीडियो इंग्लिश पैडागोजी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए और पिछला वीडियो जरूर देख लीजिएगा। साथ ही CDP के जो सेट्स हैं आपसे सेट 6 आ चुका है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का, वो भी आप देख लीजिएगा। और EVS पैडागोजी, साथ ही EVS के नोट्स तो आपके कंप्लीट में करा ही चुके हैं, तो रिविज़न करते रहिए। गुड लक, हैव अ गुड डे, थैंक यू सो मच।